हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमंग ढिल्लो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मंत्रा बाय उमंग। तो आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट इसके कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 व्हाट इज़ बिजनेस एंड पार्ट नंबर 2 दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसको अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले आप जाके उन दोनों वीडियोस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बेस है। अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। आज इसमें हम टॉपिक देख लेते हैं। पहले हम क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम इस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टॉपिक्स को किन टॉपिक्स को कवर करेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस। तो आज हम सिर्फ यही टॉपिक को करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस तक। उसके बाद स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स, रिक्विजिट्स ऑफ एन एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेचर एंड स्कोप, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पार्ट 4 में। क्योंकि अगर हम इन सारे टॉपिक्स को एक साथ करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि आपको बहुत लंबी वीडियो मिले, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियोस को एक साथ कवर करने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आई हूँ ताकि आप अच्छे से उनको कवर कर सकें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम ऑलरेडी बिज़नेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बिज़नेस। तो हमने पढ़ा था बिज़नेस क्या है। बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम बिज़ी होते हैं क्या करने में? बाइंग, सेलिंग। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द मोटिव? वॉट इज़ द मोटिव ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू गेन द प्रॉफिट। क्या करना? हमें प्रॉफिट गेन हो, इसीलिए हम बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ को भी पढ़ा था और वो हम ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कि एक्चुअली बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सारा काम होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉर्मल एंटिटी और स्ट्रक्चर्ड सेटअप फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कंडक्ट कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक फॉर्मल एंटिटी होती है और एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप होता है। पूरा एक पर्टिकुलर सेटअप तैयार किया जाता है एक फॉर्मल तरीके से। कौन करता है? इंडिविजुअल, या तो कोई 1 पर्सन या फिर ग्रुप। ठीक है, या तो एक पर्सन या फिर एक से ज़्यादा पर्सन उस स्ट्रक्चर को सेटअप करते हैं। क्या करने के लिए? कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए its primary purpose is to systematically coordinate resource, labor capital and materials to produce goods or provide services with the ultimate aim of generating profit। तो प्राइमरी पर्पस क्या है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का? देखिए, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं बट हमारा कोई एक पर्टिकुलर हमारी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा जहाँ पे हम काम करेंगे, उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, हमारी फैक्ट्री नहीं होगी, हमारा कोई कंपनी नहीं होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तो हम उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अच्छे से कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? सब चीज़ें इधर उधर फैली हुई होंगी। अगर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होगी, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, किसी ने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया और अगर वो एक बिल्डिंग नहीं बनाएगा, एक अपनी फैक्ट्री नहीं खोलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये भी कोई कोई बिज़नेस है जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसका कोई ब्रांड है। ठीक है, और लोग उसमें कैसे काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो। ठीक है, तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? सिस्टमैटिकली चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना। जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, लेबर एक जगह है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग बना ली जिसमें हमारा काम चल रहा है, तो उसमें लेबर भी हमारी वहीं होगी, हम कैपिटल उसी वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, मटेरियल्स हमारे सारे वहीं होंगे। तो इससे क्या होगा? हम वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को और प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज विद द अल्टीमेट एम। हमारा अल्टीमेट एम क्या होगा? जनरेट करना प्रॉफिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विलर के हिसाब से क्या है? बिजनेस फर्म इज़ कंसर्न, एक कंसर्न कंपनी है, एंटरप्राइज है जो कि बाय करती है और सेल करती है। इज़ ओन्ड बाय 1 पर्सन, जिसे कौन चलाता है? या तो एक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एक से ज़्यादा लोग। एंड इज़ मैनेज, जिसे मैनेज किया जाता है अंडर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेटिंग पॉलिसीज़। वहाँ पर कुछ ऐसी ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है जिसके अंडर सारे काम होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओन्स, उनके हिसाब से क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एंटरप्राइज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक एंटरप्राइज है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि एंगेज है किसमें? प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ गुड्स। किस चीज़ के लिए? सेल इन अ मार्केट, ताकि मार्केट में सेल हो, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर अ प्राइस। रेंडरिंग सर्विसेज मतलब सर्विसेज को देना, रेंडर करना। किसके
किसके रिटर्न में? प्राइस के रिटर्न में। हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी इंडिविजुअल। अगर हम इसकी समरी को पढ़ें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी इंडस्ट्रियल, मैंने बात की थी, कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री, कमर्शियल और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय अ पर्सन, या तो उसे एक पर्सन बनाता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान बनाए, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा इंसान ही बनाए। वो से एक भी बना सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, ठीक है, जो कि किस चीज़ में एंगेज है? प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। किसको? गुड्स और सर्विसेज को। किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज को। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए, जो कि सेटिस्फाई करता है नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की नीड्स कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं? क्योंकि हम उनको उनके अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो उनको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे उनका स्टैंडर्ड जो है, जीने का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्योंकि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या हो रहा है? उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, लिविंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के मेंबर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो क्यों बनाया जाता है? ताकि सारे रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं वो अच्छे से एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर पाएँ, ठीक है। एक अच्छा प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकें एक ही जगह पर। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, फीचर्स क्या हैं इसके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द फर्स्ट फीचर इज़ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड ऑपरेट अंडर अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ ऑपरेट करते हैं? एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में, जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं। दे ऑपरेट इन टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, एक है इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। इंटरनल मीन्स जिस पे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कुछ हमारी पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, हमारा फाइनेंस हो गया, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे प्लान्स हो गए, ठीक है, हमारी कोई भी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं। एक्सटर्नल मीन्स हमारे कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, और गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। नेचुरल जितनी भी चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कभी कभी फ्लड आ गया, कभी कभी अर्थक्वेक आ गया, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें हमारा कोई भी, हम उस पर कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है इस पर, हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। एक होता है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, क्या उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल होता है? नहीं। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया है तो हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो डायनामिक एनवायरनमेंट, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ वर्क करता है? सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ ऑपरेट करते हैं जहाँ पे डायनामिक एनवायरनमेंट है, सब कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, तभी हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट फॉर्म्स। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट फॉर्म्स। ये 2 बार लिखा गया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फॉर्म में सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर मीन्स उसे गवर्नमेंट ने ओन किया है, गवर्नमेंट चला रही है। प्राइवेट ओनरशिप, कोई इंडिविजुअल पर्सन उसे चला रहा है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चला रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कोई सिंगल ओनर है, ठीक है, सिंगल ओनर है, ठीक है। सोल मीन्स अकेला, सिंगल, और ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप में आ गया, कंपनी हो गई, कंपनी पब्लिक और प्राइवेट भी होती है, तो दीज फॉर्म्स में बी यूज्ड। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल इंटेंसिव। अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं तो उसके लिए कैपिटल की नीड तो ऑब्वियस है, द मोस्ट वन। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस,
ये ब्लड है, बिना जैसे आप बिना ब्लड के काम नहीं कर सकते, आपके अंदर से ब्लड निकाल दिया जाए तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बिना ब्लड के, आपका हार्ट ही पंप नहीं हो पाएगा, कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा आपका हार्ट। तो दिस इज़ कैपिटल इंटेंसिव। मोस्ट मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कैपिटल इंटेंसिव हो गए हैं। दे यूज़ मोर टेक्नोलॉजी। वो क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इन सब के लिए टेक्नोलॉजी और मशीन्स के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए ऑब्वियसली। देन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी और मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करें, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं ताकि वो ईजीली और फास्टली ग्रोथ कर सकें, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकें। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के कंपैरिजन modern business organizations are capital intensive. They are using the more technology and machines. तो इवन रोबोट्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमन बीइंग इन मैनी ऑफ देयर एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा आजकल लोग अगर फॉरेन में जाएं तो अपने घर के लिए क्लीनिंग के लिए रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिस पे लोग, अब उनको कौन बना रहा है? कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही बना रही है ना, ताकि क्या करें, वो उसको सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई भी बिजनेस है, आप उसमें काम कर रहे हैं, आप अपना मटेरियल को यूज़ करके, रॉ मटेरियल को, अपने मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को, लेबर को, सबको यूज़ करके आप एक प्रोडक्ट पर तैयार कर रहे हैं। तो आप ऐसा तो नहीं है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको आधा यूज़ कर लेंगे, कि ठीक है आधा यूज़ करते हैं और इसी से प्रोडक्ट बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। उनका प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, जितनी मशीन्स हैं, जितना भी लेबर है। ऐसा तो नहीं है आप लेबर आपके यहाँ 4 है लेकिन आप सिर्फ 2 का यूज़ करें, नहीं इन 2 को बैठे रहने दो, ऐसा तो नहीं है। तो उनको फ्री का तो वेजेस आप नहीं देंगे ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोसाइटीज़ रिसोर्सेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके आप क्या करेंगे? उसे बेचेंगे ताकि आपकी कॉस्ट कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? इफ़ेक्टिव यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ करना ताकि कुछ भी बच ना जाए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर अ प्राइस। प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका? प्रोडक्ट का प्राइस के लिए। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस लिए बनाई जाती है? प्रोडक्शन के लिए। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि उनमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं वो है प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इट इज़ एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर अ प्राइस, फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एंगेज होते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में प्रोडक्ट की, ताकि वो उसके बदले में प्राइस लेकर प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट यूटिलिटीज़। अब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को एंड क्रिएट करते हैं यूटिलिटीज़ इन दैम। रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके वो फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जिससे कि लोग उसे यूज़ करके सेटिस्फाई हो सकें। क्या हो सकें? सेटिस्फाई हो सकें, उनको यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो दे क्रिएट यूटिलिटीज़ रिसोर्सेज में बाय ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसपोर्ट करके, वेयर हाउसिंग एंड प्रोवाइडिंग देम टू द पीपल एज एंड व्हेन दे नीड। जब उनको ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करके उनकी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट्स यूटिलिटीज़। नेक्स्ट वन इज़ वाइड स्कोप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा स्कोप तो है नहीं, ठीक है। द स्कोप ऑफ द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वाइड। बहुत बड़ा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स स्मॉल एज वेल एज द ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे वर्क करती हैं, बहुत बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप रिलायंस, टाटा को देखिए, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे लेवल पे काम करती हैं, एक सिटी लेवल पे भी काम करती हैं, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विसेज। वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स सर्विसेज का, चाहे वो छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो, तो वो क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये एक वाइड स्कोप है, ओके। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। देखिए, अब अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का समझ में आ गया है तो आप ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका उद्देश्य है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। देयर मस्ट बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप। अब आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ही जगह पर सब लोग काम करेंगे, एक ही बिल्डिंग बन गई है, वहीं पे सब लोग को आना है और आगे अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, फिर घर चले जाना है। तो देयर मस्ट बी वन हेड। वहाँ पर क्या होगा? अब जगह जगह पर तो आपकी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है ना, एक ही जगह की बिल्डिंग में हो रही है, तो वहाँ पर वन हेड, एक ही दिमाग का, एक ही इंसान का दिमाग का काम करेगा, ठीक है। वन प्लान, एक ही प्लान पे आप वर्क करें, ऐसा तो नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे प्लान हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, एक प्लान है, ठीक है, और एक ही हेड है, एक ही इंसान उसको बता रहा है फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। और वो सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो किस लिए होंगी? एक ऑब्जेक्टिव को
क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, जो कि उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का है, जो भी उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का है ऑब्जेक्टिव, उसी के लिए सब लोग काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आप अपने एक सीधे डायरेक्शन में चल रहे हैं, सभी लोग उसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और एट द एंड हम क्या अचीव करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। फंक्शनल डेफिनेशन, देखिए द ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप जो होता है डिफरेंट इंडिविजुअल मस्ट बी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। किसकी क्या अथॉरिटी है, किसका क्या रिलेशनशिप है, क्या हायरार्की फॉलो हो रही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सबऑर्डिनेट्स, तो ये क्या है, सारी अथॉरिटी और रिलेशनशिप डिफरेंट इंडिविजुअल्स के क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि उनको किसको अपने किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, किसको आंसरेबल हैं, किसको उनको जवाब देना है, तो कोई भी जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो और ओवरलैपिंग ना हो। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस जॉब शुड ऑल्सो बी क्लियरली डिफाइंड। अब आप किसी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे टीचर हैं, टीचर के ऊपर उनके HODs हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर देन प्रिंसिपल हैं। अगर उनको अपनी जॉब्स का ही नहीं पता होगा, सब लोग कंफ्यूज होंगे, तो अच्छे से काम नहीं हो, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, स्कूल अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उनको उनकी ड्यूटीज़ का पता ही नहीं है कि भाई मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाना है, वो HOD हैं तो उनको सबको हेड है, वो सबको गाइड करना है। ठीक है, वो गाइड नहीं करके वो प्रिंसिपल की ड्यूटी अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या हुआ, कन्फ्यूजन आ गया ना। तो द नो कन्फ्यूजन शुड बी देयर, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ओके, कोऑर्डिनेशन, अब जब इतने सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन होना तो ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन लोगों में आपस में बन ही नहीं रही है तो सब लोग कोई वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। और जो क्या करेगा, आप जो एक डायरेक्शन में, ये था ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो जा रहे थे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो देयर शुड बी एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स एंड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। सब लोग एक ही जगह पर काम करें, कोऑर्डिनेशन करें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते जा रहे हैं, नहीं, कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर। जहाँ कोऑर्डिनेशन, आप देखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगी। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन, अगर एक ये है, ए है, एक बी है, इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगी और ये बहुत जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगी। ओके, unity of command means each person should receiving orders from only one superior can be accountable to him. This is necessary to avoid the problem of conflict and instruction and divide loyalty to ensure the feeling of personal responsibility for results. अब ये एक इंसान है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में। अब इसको बहुत सारे लोग ऊपर से, ये एक ए इंसान है, अब इसको एक्स भी आके काम दे रहा है, इसको वाई भी आके काम दे रहा है, जेड भी काम दे रहा है। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई ना कि मैं पहले एक्स का काम करूँ, मैं वाई का काम करूँ, या मैं पहले जेड का काम करूँ। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसको समझ ही नहीं आ पाएगा कि मैं किसका काम पहले करूँ, और इस वजह से काम में क्या होगा, डिले आ जाएंगे। ठीक है, और फिर सारे XYZ आके उससे पूछेंगे भाई तुमने मेरा नहीं किया, तो क्या होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड, कि अ पर्सन शुड रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर से उनको क्या मिलना चाहिए, कमांड्स मिलने चाहिए, ऑर्डर्स मिलने चाहिए। डेलीगेशन, अब अथॉरिटी एक्स्ट्रा हो गया, अथॉरिटी डेलीगेट टू एन इंडिविजुअल मैनेजर शुड बी एडिक्वेट टू एनेबल हिम टू अकम्प्लिश रिजल्ट एक्सेप्टेड ऑफ हिम। देखो, अथॉरिटी आपने डेलीगेट की, ठीक है, टू एन इंडिविजुअल मैनेजर शुड बी एडिक्वेट टू एनेबल हिम टू अकम्प्लिश। आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई तुम्हें ये काम करना है, किसको दोगे, जिससे आपको एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ भाई ये तुम काम कर सकते हो। और अथॉरिटी जब आगे डेलीगेट की जाती है तो ऊपर से बर्डन कम होता जाता है, तो ऊपर टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो इजीली अपने प्लान्स को क्या कर सकते हैं, वो प्लानिंग पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि टॉप लेवल का काम क्या होता है, प्लानिंग करना, नए नए आइडियाज़ जनरेट करना, क्या पॉलिसीज़ नई बनाना, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करना। तो वो सब क्या है, उनके काम के बर्डन को कम करने के लिए अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया जाता है इंडिविजुअल मैनेजर को। किस लिए, ताकि एडिक्वेट टू इनेबल हिम टू अकम्प्लिश रिजल्ट, ताकि वो अच्छे से रिजल्ट्स को अकम्प्लिश कर सकें जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, और इससे उनमें क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, मैनेजर्स क्या हो जाते हैं, और मोटिवेट हो जाते हैं। यूनिट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी पार्ट ऑफ इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। यूनिट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसपे कि सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तभी वो जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। देखिए, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आपने एक बार आसानी से अच्छे से उसको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब को, मीनिंग को आपने समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये चीज़ें बहुत इजी हैं क्योंकि ये बहुत क्लियरली हैं, उसके नाम से ही समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बैलेंस, द नेक्स्ट वन इज बैलेंस। द वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड केप्ट इन द बैलेंस एंड नन ऑफ द फंक्शन शुड बी गिवन अनड्यू एम्फेसिस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। जो वेरियस पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो बैलेंस, अब जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं,
सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज़ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट को आपस में क्या होना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, ताकि सारे जो काम हैं अच्छे से होते रहें। शुड बी गिवन, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जिसकी वजह से कोई नई कॉस्ट आकर ना खड़ी हो जाए, ठीक है। तो बैलेंस शुड बी देयर। अब आपने भी देखा होगा लाइफ में भी हमें हर चीज़ में बैलेंस, अब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई, साथ में अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी हमें ध्यान देना होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा एंजॉय करना होता है। तो सब चीज़ को बैलेंस, किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें दूसरी चीज़ को कॉस्ट वो हमें भारी ना पड़ जाए। अगर सिर्फ आप अपने दोस्तों पे फोकस करेंगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, तो क्या हो रहा है, आप क्या कॉस्ट लगा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों को भी देखना है, क्योंकि नहीं तो आपके दोस्त चले गए तो दोस्त भी ज़रूरी हैं, लाइफ से इन्जॉयमेंट चला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शंस क्या है, क्या कार्य है, काम क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या परफॉर्म करता है। तो द फर्स्ट वन इज़ फाइनेंस फंक्शन। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंस, मैंने अभी पहली बात की थी कैपिटल, तो ये क्या है, ब्लड है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी कैपिटल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड. So the main purpose of this function is to ensure liquidity, profitability and solvency of the business enterprise so as to maximize the shareholders wealth. तो क्या functions होते हैं business organization के, क्या perform करती है. फर्स्ट वन इज़ फाइनेंस. इसमें क्या होता है कि नेसेसरी जितनी ज़रूरत है कैपिटल की स्मूथ रनिंग के लिए, ताकि हमारा बिज़नेस अच्छे से रन कर पाए, तो उसको लेकर आना, उसके बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, सही से उन फंड्स का यूज़ करना ताकि वेस्टेज ना हो, ठीक है. मेन पर्पस क्या है इसका, इंश्योर करना लिक्विडिटी बना रहे, मतलब पैसे की कमी ना हो. अब जो हम वर्क इन प्रोग्रेस, जो चीज़ें अभी रोज़ की चल रही हैं, वर्किंग कैपिटल हमारी ख़त्म ना हो. अब हमें आज को सामान खरीदना है, ठीक है, अपने प्रोडक्शन है उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो हम क्या करें, हम इंतज़ार में बैठे, हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं. लिक्विडिटी शुड बी देयर, पैसा आता जाता रहना चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को कि हमें प्रॉफिट हो, सॉल्वेंसी हो, पैसा बना रहे बिजनेस एंटरप्राइजेस में, जिससे कि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की वेल्थ हम बनाते रहें, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन फंक्शन. दो अनदर फंक्शन क्या है, अब एक तो फाइनेंस हो गया, फाइनेंस को इकट्ठा करना. दूसरा, अब हमने फाइनेंस तो इकट्ठा कर लिया, अब क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ना. तो अनदर फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो प्रोडक्शन फंक्शन में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. अब कोई भी गुड्स को आप प्रोड्यूस करने के लिए पहले आप क्या ला रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसके बाद मशीन आ रही है, मशीन पे हम वर्क कर रहे हैं, लेबर को ला रहे हैं. तो प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर काम करना, उसे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर काउंट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग. अब हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन दुनिया को बताना, मार्केट में बताना भी तो ज़रूरी है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसको ख़रीदें. अगर हम उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर पाएंगे, किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, तो क्या वो सेल हो पाएगा, मार्केट में कोई उसे खरीदेगा नहीं. तो अनदर फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें मार्केटिंग काम करता है. एंड सर्विस एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक कंज्यूमर की. अब हम कंज्यूमर का रिसर्च करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूमर को समझ में आता है, कौन सा वो खरीदने के लिए रेडी है, तो ठीक है. अब उसके प्राइसिंग, कंज्यूमर के हिसाब से उसकी प्राइसिंग करना. चैनल डिसीजन, कैसे बेचेंगे, रिटेल मार्केटिंग, होल सेल, एजेंट्स के थ्रू, ऑनलाइन हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो वो सब कुछ. एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, टीवीज़ पर दिखाएंगे, मैगज़ीन में दिखाएंगे, जो भी करेंगे वो एडवर्टाइजिंग से. एंड सेल्स को प्रमोट कैसे करेंगे, डिस्काउंट्स देना, लोगों को डिस्काउंट्स देना, ठीक है, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, ठीक है. तो ये हमारा मार्केटिंग फंक्शन हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनल फंक्शन. पर्सोनल फंक्शन में हमारा क्या रिलेट हो रहा है, क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है ना, पर्सन वर्ड आ रहा है, तो इसमें हम किससे रिलेटेड हैं, ह्यूमन से रिलेटेड. ये फंक्शन हमारा किससे रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है. तो इट इज़ कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ सुटेबल ह्यूमन रिसोर्स. प्रोक्यूरमेंट मतलब इकट्ठे करना, ऐसे सुटेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आना अपनी कंपनी में एंड गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम, और उनका इस तरीके से यूज़ करना ताकि वो एक बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दें. कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट के, लाइक रिक्रूटमेंट. वैकेंसी निकाल रहे हो एक न्यूज़पेपर में कि हमारे यहाँ पर ये वैकेंट पोजीशन है, ठीक है, आपने ये निकाला, एडवर्टाइजमेंट किया, अपनी वेबसाइट पर दिया, उसके बाद सिलेक्शन किया. बहुत सारे आपके पास क्या आएंगे,
बहुत सारे लोगों के सीवीज़ आएंगे, उसमें से आपने स्क्रीनिंग करी, आपने उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग दी उसको। ट्रेनिंग, अब वो पहली बार आपके एनवायरनमेंट में आया तो अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उसे क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे ताकि वो आपके एनवायरनमेंट को समझे। उसके बाद प्रमोशन करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसे ऊँची पोस्ट पर लेके जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, रेम्यूनरेशन उसे अच्छे से सैलरी देंगे, तो प्रोविजन ऑफ लेबर वेलफेयर, उसकी वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करेंगे, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट्स हो गए हैं कुछ उनको सेटलमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो पर्सनल फंक्शन देखिए, ह्यूमन रिसोर्स जो हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, तो उनके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना है, उन्हें अच्छे से वेजेस देने हैं, उनका ट्रेनिंग करना है, प्रमोशन करना है, उनका वेलफेयर का ध्यान रखना है, उनको फ्रिंज बेनिफिट्स देने हैं, कोई डिस्प्यूट्स हो गया है तो उसमें उनको अच्छे से सेटल करना है, उनको सुनना है। तो ये हमारा पर्सनल फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ इंट्रीग्वेस एंड कंजम्पशन। जो भी इंट्रीग्वेस मतलब जितने भी षड्यंत्र होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो जितने भी अगर कोई षड्यंत्र वगैरह, जितने भी कोई अनएथिकल जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा होगा उसको वो रोकता है। ये प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन को ये प्रमोट करता है। इट फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें एडमिन का तो बहुत अच्छा रोल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये उसको फैसिलिटेट करता है। इट फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कि लोगों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे। इट स्टिमुलेट क्रिएटिव थिंकिंग। अब कोई भी बिजनेस करने जा रहा है तो उसको एक क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वो उसको स्टिमुलेट करता है ताकि लोग अच्छे नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ। इट एंश्योर्स एन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। हमने पीछे पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स में कि उसमें क्या होता है कि वो इंश्योर करता है ताकि ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो ह्यूमन एफर्ट्स का, अच्छे से उनका यूज़ कर सकें। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अपने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। इट प्रोवाइड्स फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जितनी भी टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस अभी मार्केट में चल रही हैं उनका अच्छे से यूज़ करके अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कल लेकर आएंगे इसके आगे के जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनती है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या रिक्विजिट्स हैं एक एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसी एक एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और जो भी 2 पार्ट्स आपने रह गए हैं उनको भी देख सकते हैं। ओके, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।